नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस है। इस पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि छोटा सा वीडियो है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो गांधी जी और उनके जीवन से कुछ सीखने योग्य पहलू हम देख सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी का प्रवास निश्चित रूप से अभूतपूर्व था कई मामलों में, क्योंकि उनका वो संघर्ष का समय भी था, सीखने का भी अनुकूल समय था। एक घटना घटी जिसने गांधी जी के जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। वो थी 7 जून 1893 की वो घटना जब वो प्रिटोरिया जा रहे थे और पीटर मारिट्सबर्ग के स्टेशन पर कड़कड़ाती ठंड में उन्हें ट्रेन से उतारा गया, या यूँ कहूँ ट्रेन से बाहर फेंका गया, और उन्होंने वेटिंग रूम में पूरी रात जाग कर बिताई। ये महात्मा गांधी जैसे एक प्रतिष्ठित वकील के लिए अपमान का विषय था। यहाँ महात्मा गांधी के पास दो विकल्प थे। एक में वो अपने अपमान को सहन करते और इस बात को भूल जाते, और दूसरा विकल्प ये था कि वो दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों व अन्य प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते। ये मोहनदास करमचंद गांधी था जिसने दूसरा विकल्प चुना, और उसके पश्चात लगभग 18-20 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का प्रवास रहा। गांधी जी ने वहाँ बड़े स्तर पर प्रयोग किए, और उसके पश्चात 9 जनवरी 1915 का वो दिन भारत के इतिहास में अंकित है, जब महात्मा गांधी अपनी पत्नी के साथ मुंबई में पहुँचे। लगभग एक सप्ताह मुंबई रुकने के बाद वो गुजरात आए, और गुजरात में उसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। बहुत ही शांत और शानदार स्थल है साबरमती आश्रम। मुझे भी एक बार साबरमती आश्रम की यात्रा करके वहाँ के अनुभवों को महसूस करने का अवसर मिला है। उसके पश्चात उनके मन में ये था कि भारत के लिए कुछ करें, तो उनके गुरु श्रीमान गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि उन्हें भारत को घूमकर भारत को समझना चाहिए। तब उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया, भारत को समझा, और उसके पश्चात ये वो यात्रा थी जिन्होंने भारत को लेकर गांधी जी की समझ को संतुलित और आधारभूत स्वरूप दिया। गांधी जी परिस्थितियों को बहुत गहराई से समझते थे। गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन हुए: असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। अब देखिए, सबसे पहले जब आप किसी का विरोध करते हैं तो असहयोग ही आता है, अर्थात हम सहयोग नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आपको हम सहयोग नहीं करेंगे। उसका अगला चरण आता है सविनय अवज्ञा, अर्थात हम विनय के साथ आपके नियमों की अवज्ञा करेंगे, अर्थात उल्लंघन करेंगे। और उसके पश्चात भारत छोड़ो आता है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्या यह नहीं हो सकता था कि भारत जोड़ो आंदोलन ही सबसे पहले शुरू कर लिया जाता? क्यों दो दो आंदोलन चलाने पड़े? क्यों इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को भारत माता की बलवेदी पर अपने आप को आहूत करना पड़ा? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। ये गांधी जी की समझ थी कि व्यक्ति में संघर्ष की अनंत क्षमताएं नहीं होती। तब उन्होंने कहा सबसे पहले तैयारी करो। गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले 3-4 वर्षों तक तैयारी करते हैं, रचनात्मक क्षेत्रों में काम करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उसके पश्चात संघर्ष करते हैं।
और हर व्यक्ति में संघर्ष की अनंत क्षमता नहीं होती। एक समय के बाद इंसान थकता है, इसलिए विश्राम की आवश्यकता होती है। और उस विश्राम की अवस्था में पुनः तैयारी करो, पुनः रचनात्मक कार्यक्रम। गांधी जी के विशाल रचनात्मक कार्यक्रमों को देखो, जिसमें वो महिलाओं तक को जोड़ते हैं, कृषकों को जोड़ते हैं, नीची जाति के जो लोग थे जिन्हें अछूत कहा जाता था उनको जोड़ते हैं, फिर पुनः संघर्ष करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आंदोलन सफल नहीं होता, पुनः तैयारी में जुट जाते हैं, जमीन पर गांवों में जाते हैं और पुनः संघर्ष करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, और अंग्रेजों को कहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए नहीं शुरू किया जा सकता था क्योंकि व्यक्ति इस के लिए तैयार नहीं थे। जब आपने आंदोलनकारियों को, सत्याग्रहियों को, भारत के नागरिकों को इसलिए तैयार कर दिया है कि वो ये कह सकें अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसके लिए साहस चाहिए, समर्पण चाहिए, बलिदान चाहिए और संघर्ष की एक लंबी परंपरा चाहिए। तब आता है सबसे पहले असहयोग, फिर आता है सविनय अवज्ञा और फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को आज़ादी मिली, लेकिन सर हम इससे क्या सीख सकते हैं? महत्वपूर्ण यह है गांधी जी ने अपने जीवन में, पूरे जीवन पर्यंत क्या होगा भविष्य में, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाया कि मैं ये करूँगा तो ये होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। और यही वो बात थी जिसको आत्मसात करने के कारण महात्मा गांधी आज महामानव की तरह भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। और महत्वपूर्ण यही है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको कह रहा हूं, विद्यार्थियों को, आप क्या कर सकते हैं? जो आप कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं? अपना समय और अपनी ऊर्जा इन दोनों पर लगाएं, न कि क्या होगा। यहां छोटा सा उल्लेख करता हूं वर्तमान समय के सबसे ज्वलंत विषय, और वो है रीट परीक्षा को लेकर। रीट में क्या होगा? परीक्षा रद्द होगी, नहीं होगी? पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ये होगा या वो होगा? ये आपके हाथों में नहीं है। हां, आप क्या कर सकते हैं? आप इस पर फोकस करें। और अंत में चलते चलते मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, कर्मवीरों ओल्ड इज गोल्ड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपको वॉइस मैसेज के माध्यम से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में जीके पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं। 3 क्लासें वॉइस मैसेज के माध्यम से हो चुकी हैं आज तक। हर दिन सुबह आपको वॉइस मैसेज मिलेगा 5 से लेकर 10 मिनट के आसपास का। केवल आप उसे सुनिए, जिससे कि पिछले प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और उनका स्तर क्या था ये आप समझ पाएं। और इस सीरीज को हमने नाम दिया है कर्मवीरों ओल्ड इज गोल्ड। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में पुनः कहूँगा, महात्मा गांधी को याद करने का सबसे शानदार तरीका ये है, अपनी एनर्जी इस पे लगाएं, मैं क्या कर सकता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ उसे कैसे मैं करूँ। निश्चित रूप से इसी से आपके पास रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। पुनः शहीद दिवस पर महात्मा गांधी को मैं शब्दांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।